नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज के करंट अफेयर में महत्वपूर्ण बातें पर चर्चा करेंगे और जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी वो सब बातें करेंगे। ठीक है। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें बहुत ही स्पेशल है और आज एक टीचर्स डे भी है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टीचर के द्वारा आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो, तो इस संबंध में आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जो हमारा थंबनेल है उसके संबंध में भी बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। जो ऑनलाइन न्यूज है, ऑनलाइन जो हमारे लोन वाले ऐप होते हैं वो महंगी महंगी इंटरेस्ट रेट पे लोगों को क्या देते हैं, लोन देते हैं और फिर उनसे वसूली करते हैं, गलत तरीके से वसूली करते हैं। इस कारण से लोग क्या करते हैं, आत्महत्या भी, सुसाइड भी कर लेते हैं। आप लोगों ने कई ऐसी घटनाएं भी देखी होंगी और हाल ही के दिनों में कई व्यक्तियों ने ऐसी घटनाएं मतलब अपने सुसाइड की है। और इस संबंध में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की या टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे फिलोसफर थे। इनको एक शब्द में कहा जाए तो ये इनके विषय में बोला जाता है कि ये अद्वैत वैष्णववादी थे। ठीक। मतलब इनमें कहने का मतलब ये है कि इनमें विवेकानंद के भी गुण थे, महात्मा गांधी भी थे और रामकृष्ण परमहंस भी इनमें शामिल थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इनमें क्या थे, शामिल थे। यानी कि इन सारे गुणों से भरपूर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे प्रिय श्री डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी हैं। ठीक। और आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये हमारे गुजरात के टीचर हैं और आप फुटपाथ पे इनका ये स्कूल लगाते हैं। इनका नाम है कमल भाई परमार। अहमदाबाद में आप इनको देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी मतलब कि एक फुटपाथ पे बच्चों को पढ़ाना, उनको खाना देना, खाना भी उपलब्ध कराते हैं ये। तो किसी शिक्षक के लिए आप देख सकते हो, कोई शिक्षक देश निर्माण में अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। और आप इसका जीता जागता उदाहरण आप इस पिक्चर में देख सकते हो। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम सबको क्या करती है, मोटिवेट ये पिक्चर करती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज है वो है कि आरबीआई ने क्या किया है कि हमारी जो डिजिटल लैंडिंग होती है, आप जैसे देख देख पा रहे होंगे, जैसे मनी व्यू लोन ऐप हो गया। ठीक है। और भी बहुत सारे क्रेडिवी लोन ऐप हो गया और भी बहुत सारे ऐसे लोन ऐप हैं जो हमको क्या कराते हैं, डिजिटल लैंडिंग उपलब्ध कराते हैं। डिजिटल लैंडिंग का मतलब ये हो गया कि कंज्यूमर ने किसी ऐप की सहायता से या किसी वेबसाइट की सहायता से ऑनलाइन ही क्या किया, उसने लोन उपलब्ध करा लिया और सारी डिटेल उसने ऑनलाइन ही क्या कर ली, अपलोड उसने साइट पे कर दी। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे डिजिटल लैंडिंग का है। लेकिन ये क्या करते थे, हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जो युवा वर्ग है वो थोड़े से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर कर ऑनलाइन लोन ले लेते हैं। अब ऑनलाइन लोन ले लिया तो इनका अब वो समय पे चुका नहीं पाते हैं, तो उससे क्या होता है, 50-50% इंटरेस्ट रेट लगाते हैं ये। आपको धमकियां देते हैं, आपको परिवार वालों को धमकियां देंगे, आपसे कहेंगे अगर आपने ये लोन नहीं रिपेमेंट किया तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपकी समाज में क्या हो जाएगी, सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, आपका समाज में अपमान हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो इसी को देखते हुए आरबीआई के पास बहुत सारी शिकायतें भी आ रही थी, कई सुसाइड के केसेस भी आ रहे थे। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने कहा कि हम आपके लिए कुछ गाइडलाइन इशू कर रहे हैं और जिससे क्या होगा, डिजिटल लैंडिंग में क्या होगा, कठोरता आएगी। मन की
टाइटनेस आएगी, और जो डिजिटल लैंडिंग के जो कस्टमर हैं उनका क्या होगा, संरक्षण होगा। और इससे आप क्या कर पाओगे, डाटा की प्राइवेसी का भी क्या ध्यान रख पाएंगे हम। ठीक है, और जो डिजिटल लैंडिंग ऐप हैं, जो बिजनेस प्रैक्टिस उनकी करप्ट होती हैं, उसमें भी क्या आएगा, सुधार आएगा। और जो अनैतिक रिकवरी करते हैं, जिससे लोग क्या कर लेते हैं, दबाव में आकर सुसाइड कर लेते हैं, तो ये भी समस्या का क्या होगा, समाधान हम कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि डिजिटल लैंडिंग की गाइडलाइन क्या है। तो गाइडलाइन ये है कि अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी है, जैसे आरबीआई अगर डिजिटल लैंडिंग को रेगुलेट करती है, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गया, प्राइमरी अर्बन बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड एनबीएफसी हो गया, तो आप जितने भी एप्लीकेशन आएंगे वो इन रेगुलेटेड एंटिटी के माध्यम से आएंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा कि कंज्यूमर और सरकार को पता रहेगा कि हमने किस किस को क्या दिया, लोन दिया, कि डिजिटल लैंडिंग के माध्यम से किसने क्या किया, लोन लिया। और जिससे क्या होगा कि वो अनफेयर प्रैक्टिस है वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होंगे कि जो जितना भी एग्जीक्यूट लोन होंगे वो केवल बैंक अकाउंट टू बोरोवर और जो हमारी रेगुलेटेड एंटिटी हैं उनके माध्यम से होंगे। और रेगुलेटेड एंटिटी में कॉमर्शियल बैंक भी हो सकता है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, प्राइमरी अर्बन बैंक भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसी बैंक भी हो सकता है। आप लोन देने वाले ऐप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने मान लो किसी को लोन दिया और आपने बोला कि आप 7 दिन में इनको रिपेमेंट करो, और आपने अगर रिपेमेंट नहीं किया तो आपको 200% पेनल्टी लगेगी। तो ये क्या है, गलत है। तो इसलिए उनने कहा कि इनकी कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, कि आपने अगर लोन लिया है तो आप 2 महीने या 3 महीने बाद इसको क्या कर पाओगे, रिपेमेंट करने की संभावना होगी। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। और उनने कहा कि आप डेटा को स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके लिए आवश्यक है वो डेटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आप बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। डिजिटल लैंडिंग ऐप हैं, उतने भी जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्म यानी कि स्टोर नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इसको क्या रखना, ध्यान रखना। जैसे जैसे हमारा आइरिस स्कैन होगा, फिंगरप्रिंट हो गया, ठीक है। तो जितना भी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उनको डिजिटल लैंडिंग ऐप वाले स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऐप हमने डाउनलोड किया, कहीं से भी लोन लिया, तो उनकी टर्म और कंडीशन होती है वो हम पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो इतनी छोटी छोटी सब टॉपिक में डिवाइड होती हैं तो हमको समझ में नहीं आती। मतलब उनकी जो भाषा होती है इतनी क्लिष्ट होती है, हमको समझ में नहीं आती। तो आरबीआई ने कहा है कि आप उनको कोई भी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो किसी भी कंज्यूमर के साथ, कोई भी डिजिटल लैंडिंग प्रोडक्ट के लिए, तो आप उनको की फैक्ट स्टेटमेंट दोगे कि आप लोन से संबंधित जितनी भी मतलब की फीचर्स हैं वो आप इसकी फैक्ट स्टेटमेंट में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। और जितनी भी आप लैंडिंग करोगे वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी में आप प्रोवाइड करवाओगे कि आपने किस व्यक्ति को कितना अमाउंट दिया, कितने समय के लिए दिया। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, रेगुलेशन क्या होगा, सही होगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप सीआईसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के तहत सीआईसी कंपनी को उपलब्ध करवाओगे। जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती हैं उनको आप क्या करवाओगे, उपलब्ध ये सारी बातें करवाओगे। ठीक है, तो हमने ये सारा टॉपिक हमने हॉलिस्टिकली कवर कर लिया है। आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण बात है कि बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आरबीआई की गाइडलाइन पे लोकलाइज्ड डेटा का क्वेश्चन बना था प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते रहते हैं। तो आप इनको स्पेशली क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। अब
एक महत्वपूर्ण न्यूज और है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नेवल ई साइन है उसको लॉन्च किया है। ठीक, ये आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले क्या था, तो अब क्यों लॉन्च किया है, इससे पहले ये था कि सेंट जॉर्ज एक संत हैं ब्रिटेन में, तो उनका साइन था वहां पे चर्च का, रेड क्रॉस इस टाइप से था। तो ये बहुत दुखद बात है कि हमको 75 साल आजादी के हुए, अब हम नेवल साइन को चेंज कर पा रहे हैं। पहले हमने क्यों नहीं किया, इसके बारे में हमने क्यों नहीं सोचा, क्योंकि हाँ, आजाद तो हम 70 साल पहले ही हो गए थे, 75 साल पहले ही हो गए थे। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात है। और ये आप सील्ड देख पा रहे हैं, ये जो सील्ड है ब्लू सील्ड, इसको रिप्लेस किया गया है इसके स्थान पर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये सील्ड है, महाराजा छत्रपति शिवाजी के द्वारा बियर की जाती थी, इसलिए हमारा और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, छत्रपति शिवाजी के बारे में जाके पढ़ना है। ठीक, इस फ्लैग में, ई साइन में क्या है कि नेशनल फ्लैग कॉर्नर पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे जैसे इसमें, और नेवी ब्लू गोल्डन ऑक्टागन है जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे सेंटर में। ब्लू जो कलर है वो हमारा ब्लू वाटर कैपेबिलिटी को शो करता है इंडियन आर्मी की, ताकि हम ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, और जो ये सील्ड इंस्पायर है वो कहाँ से है, शिवाजी महाराज की सील्ड से है। तो हम ये वाली बात है वो हमने आपको पहले ही बता दी। अब थोड़ा हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि जो नेवी मैरीटाइम एक्टिविटी है उसकी भारत में क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ऋग्वेद में सबसे पहले देखा गया था। फिर हड़प्पा सभ्यता में लोथल हमको देखने को मिलता है बंदरगाह, जो 2400 बीसी में देखने को मिलता है। और ये फर्स्ट से फैसिलिटी थी कहाँ, हमारी वर्ल्ड में, जो लोथल है गुजरात में आपको देखने को मिलता है। इसको हम देखेंगे मैप पे, हम देखेंगे जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले नंदास आए, मौर्यास आए, सतवान आए, गुप्तास और सावतन जो भी राज्य थे, जैसे चोला चेरा पांड्या, आप यहाँ जैसे यहाँ पे ये मिलते हैं चोला चेरा पांड्या तीनों, और विजयनगर एम्पायर। तो इनने क्या किया, नेवी को क्या किया, डेवलप किया। ठीक है, और नेवी पे क्या किया, इनने फोकस किया, जिससे हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को क्या मिले, बढ़ावा मिले। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी नेवी को राइज किया। इनके द्वारा लोनावाला में महाराष्ट्र में आईएनएस शिवाजी नाम से एक इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया गया, जिसको आईएनएस अगर आफ्टर जो कन्हौजी एंगर हैं उनके द्वारा एक आईएनएस एंग्रे लॉन्च किया गया। एंग्रे क्या थे, हमारे मराठा नेवल कमांडर थे, तो इनके नाम पर एक क्या किया गया, आईएनएस एंग्रे लॉन्च किया गया। और ये हमने देख लिया कि इनको सील्ड वो ऑक्टानल यूज करते थे। ठीक है, अब इसमें ये शब्द यूज आया लोथल, तो लोथल हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित डॉकयार्ड था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये गुजरात है, ये लोथल है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा हड़प्पा साइड धोलावीरा है। और एक कालीबंगन है, ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है। ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है। सबसे बड़ी साइट अब हो गई है राखीगढ़ी है, ये खोजी गई थी जो हरियाणा में मिलती है। तो इसके एक बंदरगाह और मिलता है, वो है हमारा रंगपुर, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, एक खंबात की खाड़ी साइड पड़ता है। ठीक है, तो इससे अगर लोथल हमने पढ़ा है, तो हड़प्पा की कुछ महत्वपूर्ण साइटें हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे उत्तरी जो साइट है उसको बोलते हैं मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, और ये लोथल एक बंदरगाह ये रहा, और इससे एक बंदरगाह और मिलता है, उसका नाम है रंगपुर। तो आप दो बंदरगाहों के डॉकयार्ड के नाम क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, पहले लोथल मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, रंगपुर मिलेगा। और यहाँ से हमारी माही नदी बहती है, ये हमारी साबरमती है। ये यहाँ पे नागेश्वर है,
एक कच्छ रीजन में धौलावीरा है, ए चंदूड़ो है, एक कोडदीजी है, ए गवेरी वाला है, एक कालीबंगन, बानावली, राखीगढ़ी, मिठाथल, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट और सुतकांगडो। और इधर से जो पश्चिम वाली जो है लास्ट वो सुतकांगे डोर है, ठीक है। तो आप इनको महत्वपूर्ण जो हमारी साइटें हैं आप उनको ध्यान रखिएगा और इनका सीक्वेंस आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना। और ये हमारी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सिंध नदियां हैं। तो हमारे जितने भी संबंधित टॉपिक थे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब आगे बात करते हैं। कार्बन मार्केट चर्चा में है। कार्बन मार्केट के बारे में बोला है कि इसको हम डिजिटलाइज करेंगे, इसको डिजिटलाइज करेंगे, इसका क्या करेंगे, डिजिटल फॉर्मेट में इसका हम उपयोग करेंगे ताकि डेटा में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, त्वरित निर्णय हो और जो भी सेल होती है, जो भी बाइंग होती है वो क्या हो, उसमें पारदर्शिता उत्पन्न। तो इसको समझने से पहले हम क्या करें, कार्बन मार्केट को समझ लें और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कार्बन मार्केट जो कंसेप्ट आया वो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल में आया और इसको रिप्लेस किया गया पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक, 2020 में हुआ था। अब मान के चल लो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री ए है, ये इंडस्ट्री बी है। अब इंडस्ट्री क्या करेगी, मान लो इसने इतना, मान लो ऐसा काम कर लेते हैं, इसने मान लो 100 टन कार्बन इमिट किया, इसने मान लो 120 टन कार्बन इमिट किया और वो 20 टन ए वाला था और 100 ए वाला है। तो ये क्या करेंगे, जितना इनका ये कार्बन है जो इनने इमिट नहीं किया है, मतलब ये भी इतना कर सकते थे ना, तो ये क्या कर देंगे, इसको सेल कर देंगे कि आपने एक्स्ट्रा कार्बन इमिट किया है, आप हमसे ले लो और हमको क्या दे दो, पैसा दे दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्बन मार्केट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा ग्रीन हाउस इमिशन है वो क्या होगा, कम होगा। और इसको जो कम कंपनी है जिसने इनोवेशन करके हमारा कार्बन इमिट कम किया है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी भूमिका को कम किया है, उसको हमको लड़ने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो इसको वित्तीय सहायता मिल जाएगी। बात समझ रही है, सॉरी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जैसे आप देख पा रहे हो कितना कार्बन इमिट हो रहा है, पॉल्यूशन है। तो इनने क्या किया है कि ये डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन हम एक सिस्टम लॉन्च करेंगे, उसके द्वारा जो भी मतलब बाइंग और सेलिंग का काम होता है, स्टोरेशन का काम होता है, वो सब क्या होगा, डिजिटल होगा और आर्टिफिशियल वेस्ट होगा, मशीन लर्निंग होगी, ब्लॉकचेन आधारित टेक्नोलॉजी होगी और स्मार्ट सेंसर लगे होंगे ताकि आप उसमें कोई भी हेर फेर ना कर पाओ और ये हमारे किसी भी कोई कंपनी कहीं भी हेर फेर ना कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वही अच्छी अच्छी बातें, एफिशिएंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और जो भी हम रिपोर्टिंग ऑडिटिंग करते हैं उसका क्या होगा, अंडर पेरिस एग्रीमेंट हम काम करना चाहते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो, कम हो टेम्परेचर, तो उसमें भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ क्या होते हैं, निगेटिव चीजें भी होती हैं। अब जो जो भी अमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों के पास ज्यादा है तो उनकी लागत अधिक है, तो विकासशील देश क्या करेंगे, विकसित देशों से टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो घाटा किसका, विकासशील देशों का। बात समझ रहे हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है। आप इसके द्वारा क्या कर सकते हो, सेंसिटिव डेटा कैप्चर कर सकते हो, एडिशनल जो प्राइवेसी कंट्रोल है उसको आप पुट कर सकते हो। और जो हमारी जो विकासशील देश हैं, अल्प विकसित राज्य हैं, वो विकसित देशों पे क्या हो जाएंगे, पुनः निर्भर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इनको करना ये चाहिए कि जो भी विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए, सबसे पहली बात ये है। फिर उसके बाद क्या करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब अतिरिक्त
वित्तीय बोझ नहीं डालना चाहिए। मतलब कि आप तो विकसित हो गए और अभी जो विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं उन्हें उनने तो विकास का अभी स्वाद चखा ही नहीं है। आप उनका स्वाद चखने से पहले ही उनको उस स्वाद से क्या कर रहे हो, वंचित कर रहे हो। तो ये तो गलत बात है। तो आप इनको क्या करो, पैसा दो। पैसा दोगे तो वो क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का अनुकूलन करेंगे, अडोप्टेशन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इतनी सी बात थी, हमने समझ ली। अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये चाहता है कि देश में जो कॉलेज है वो मल्टी डिसिप्लिनरी बने। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो चाहती है, और यूजीसी चाहती है कि हमारा 3 टाइप के हमारे इंस्टीट्यूट होना चाहिए। पहला एक रिसर्च इंटेंसिव होना चाहिए, जहाँ पे केवल क्या हो, रिसर्च हो, अनुसंधान हो, जो हमारी जो जन समस्या है उनको हम क्या कर सकें, दूर कर सकें, ऐसी रिसर्च को बढ़ावा मिले। दूसरा एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे केवल क्या हो, टीचिंग हो। और तीसरा ये होना चाहिए कि हमको ऑटोनॉमस कॉलेज चाहिए जो क्या हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो, जहाँ पे रिसर्च भी हो, टीचिंग इंटेंसिव भी हो, जो यूनिवर्सिटी से क्या हो, छोटे साइज के हो। बात समझ में आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब इतना सा कंसेप्ट था। अगर आपको कहीं मतलब कि एजुकेशन से संबंधित कोई आता तो वहां पे इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक। अब चर्चा में एक शब्द है हमारा, कन्वर्जन थेरेपी। तो आपको समझ में आया होगा कि किससे संबंधित है। तो हमारा जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो अपेक्स बॉडी है किसको, जो मेडिकल जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो उनने कहा है जो कन्वर्जन थेरेपी है वो गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्वर्जन थेरेपी है क्या। तो कन्वर्जन थेरेपी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमारी LGBTQIA+ जो कम्युनिटी होती है उसको उसका क्या करते हैं, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है उनको क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स और जो भी प्रोफेशनल होते हैं। मतलब अगर आपके अंदर फीमेल वाले गुण हैं तो वो चाहेंगे कि मेल वाले गुण हो जाए या ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको बोला है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि ये क्या है, इलीगल है। इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2003 के तहत, एक्ट के तहत ये जो प्रैक्टिस है वो क्या है, गलत है, करप्ट है। इससे क्या होता है, जो LGBTQAIA समुदाय है उसको क्या मिलता है, उसको क्या मिलता है, एंजाइटी होती है। मतलब स्टीरियोटाइप का विकास होता है और समाज में असमानता उत्पन्न होती है। उनको वैसे ही तो दुखी है और भी दुख मिलता है। तो ये सब बातें हैं, आप इनको ध्यान रखना। अगर कन्वर्जन थेरेपी शब्द आता है तो आप उससे रिलेट कर पाए, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है। अब एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है स्पार्क। इसका मतलब है स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। मतलब जो भी आयुर्वेदिक क्षेत्र है जिसको आयुष बोलते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, तो इसके क्षेत्र में क्या हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले। ये लॉन्च किसने किया है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने। और जितने भी आयुर्वेदा कॉलेज हैं उनमें क्या करेंगे, रिसर्च को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। बस इतना सा आप क्या रखो, ध्यान रखना कि आयुर्वेद से संबंधित रिसर्च को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब ये CCRAS जो बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत काम करेगी। आपको डेफिनेटली कॉमन सेंस लगाओगे तो इसी के अंतर्गत क्या करेगी, ये काम करेगी। ठीक है। जो बहुत सारे मन को प्रमोट करती है, फॉर्मुलेटिंग करती है, डेवलपिंग करती है, सारे काम करती है। तो इसको ध्यान रखना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेगी इन केस आपका अगर बच्चा 28 दिन के अंदर जो जन्म लिया था वो क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो आपको 60 डे की क्या मिलेगी, लीव मिलेगी महिलाओं को। ठीक है। लेकिन ये आपको लीव तभी मिलेगी
ओनली जो फीमेल है सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्हीं को मिलेगी। एक कंडीशन और लगा दी उनने उनने कहा कि आपके अगर 2 से कम बच्चे सर्वाइविंग हैं, मतलब जिंदा हैं, तभी आपको ये लीव मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगी। बस इतनी सी न्यूज है, थोड़ा सा ओवरव्यू था, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक नई प्रजाति स्पीसीज मिली है जिसको गतियाना देवी बरना बोलते हैं। ये वाई कलर क्या है, क्रैब है, केकड़ा बोलते हैं। ये आप देख पा रहे होगे, व्हाइट और पिंक है। और ये हमको वेस्टर्न घाट में कहाँ मिली है, पश्चिम बंगाल में। बस इतना सा ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवेंस रिएडेशन जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, सीपी ग्राम्स, इसमें जो UIDAI से संबंधित मामले से इनने क्या किया, रेजोल्यूशन में क्या किया, टॉप किया है। आपने अगर पीएम को पीएमओ में अगर आपने कुछ शिकायत की होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा, सीपी ग्राम्स आपको इस जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी शिकायत से संबंधित क्या करता है, काम करता है। ये 24/7 काम करता है, जनता की जो भी शिकायतें होती हैं उसके संबंध में बात करता है। ठीक है। और सिंगल पोर्टल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट हो। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो सीपी ग्राम्स। एक प्रगति नाम का एक पोर्टल है, इसमें क्या करते हैं पीएमओ साहब, और जो मंत्रालय होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, उनकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें सेक्रेटरी की मीटिंग करते हैं, चाहे सेंट्रल लेवल के हों या फिर स्टेट लेवल के हों, और उनसे उन प्रोजेक्ट की क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। बस इतना सा आप ध्यान रखना। और माई गॉव है ही, और सोशल मीडिया है। ठीक है। एक शब्द चर्चा में आया जिसको बोलते हैं रूल कर्व। क्यों आया, क्योंकि जितने भी हमारे डैम होते हैं या पानी स्टोर करने के कोई भी रिजर्वर होते हैं, तो उनमें कहा है इस रूल के तहत क्या होता है कि इनको डिवाइड कर दिया जाता है वॉल्यूम को जोन में, और डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे देखो, जोन 4 में मैंने कि डिवाइड कर दिया है कि जोन 1, जोन 0, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जैसे आप ये मान लो, ये आउटफ्लो यहाँ से हो रहा है और इनफ्लो उधर से हो रहा है। तो आपको अगर डेड स्टोरेज करना है तो जोन 1 में होगा, और क्रिटिकल स्टोरेज करना है तो जोन 1 में होगा, ये जोन 0 है। और नॉर्मल स्टोरेज है तो जोन 2 में, और फ्लड स्टोरेज है तो जोन 3 में, और इमरजेंसी स्टोरेज करना है तो जोन 4 में। तो इसके अनुसार क्या होगा कि आपके द्वारा अगर बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो आपको आसानी से उसको मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो केरला में एक डैम है मुल्ला पेरियार, ये तमिलनाडु और केरला के मध्य विवाद का विषय रहता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे मुल्ला पेरियार डैम आप ये देख पा रहे होंगे, ये पेरियार रिवर पे बना है। किस पे, पेरियार रिवर पे। ये है तो एक्चुअली केरला में, लेकिन इसको ऑपरेट कौन करता है, तमिलनाडु करता है। और यहाँ से कैनाल के माध्यम से जो हमारा बैगई डैम बना है, और इसको बैगई रिवर में इसको पानी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन विवाद रहता है कि इसको पानी से संबंधित विवाद रहता है। ये मदुरई इसके किनारे है, ध्यान रखना, मदुरई किस नदी के किनारे है, बैगई नदी के किनारे है। ठीक। और यहाँ से पेरियार जो पार्क है वो है, समझ पा रहे होंगे। तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया। अब एक्साइज सिनर्जी चर्चा में थी, ये क्या करते हैं, इनने किसने की है, सर्टेन ने। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितनी भी एजेंसी हैं उनने भाग लिया। ठीक। और 13 कंट्री ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो बस इतना ध्यान रखना, एक्साइज सिनर्जी किससे संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से। तो इसको बात को ध्यान रखना। दूसरा है सी कुकुम्बर। अब जो हमारे श्रीलंका के फिशरमैन हैं वो चिंता का कारण बन गया है
क्योंकि चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पे, चाइना के पास जो सी है वहां पे सी कुकुम्बर को क्या करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, मेडिसिन डेवलप होती हैं, डाइटरी सप्लीमेंट डेवलप होते हैं, शैम्पू डेवलप होते हैं और टूथपेस्ट डेवलप होते हैं। एक कुकुम्बर देख पा रहे हो, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशियन में मिलता है। और हमारे इंडिया में जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, तो उसको आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, इतना से ध्यान रखना है। अब हाल ही में चर्चा में था डार्क स्काई रिजर्व, तो हेनले लद्दाख में पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है। ठीक, तो डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, यूजुअली एक सराउंडिंग पार्क होता है जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट का पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये देख पा रहे हो काफी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती है। इससे हमको क्या मिलता है, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें आसानी होती है, धूल नहीं होती है, पार्टिकल नहीं होते हैं, इसको हम क्या कर पाते हैं, सही से यहाँ पे काम कर पाते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। ठीक, सबसे पहला बना था 1993 में मिशिगन में, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, डार्क स्काई रिजर्व बोलते हैं इसको। ठीक, और इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन इसका काम देखता है, इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व है, और डार्क स्काई पार्क भी इसके तहत स्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं, तो एक चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पार्ट है वो वहां पे बना है, तो इसको ध्यान रखना। एस्ट्रोनॉमी, जो भी हमारा टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा, और जो भी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जो भी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। और पहले से वहां पे हेनले में क्या है, ऑप्टिकल गामा एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप ऑलरेडी हैं, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और ये जगह क्यों चुनी गई हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ का जो वेदर है वो ड्राई रहता है, पार्टिकल एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, जिसको हमको अनुसंधान करने में क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन होता है। और यहाँ पे बादल नहीं होते हैं, नाइट और डार्क स्काई रहते हैं, और नेचुरल सेटअप हमको देखने को मिलता है, जिससे हम लंबी देर तक स्काई गेजिंग कर सकते हैं। स्काई गेजिंग का मतलब है कि इसको लगातार हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे हो हेनली डार्क स्काई रिजर्व, ये हमारा रीजन है। ये हमारा हेमिस नेशनल पार्क है, एक किस्तावर नेशनल पार्क है। ठीक, ये दाचीग्राम नेशनल पार्क है, ये दाचीग्राम आप लोग देखने को मिल रहा है। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली है। ठीक, ये वाला सलीम अली है। ये काजीनांग नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से इसका लोकेशन ध्यान रखना, और नॉर्थ से साउथ या फिर वेस्ट से ईस्ट आप स्पेशली ध्यान रखना। तो सबसे ईस्ट क्या है, हेनले डार्क स्काई रिजर्वर, और इसके ऊपर क्या है, ग्लेशियर मिलेगा। ठीक, ये लद्दाख देखो, अब इसकी रेंज देख लो, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है, ये ग्रेट हिमालय है, ये पीर पंजाल है। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क। फिर इधर क्या मिलेगा, किश्तवर नेशनल पार्क। और फिर हमारे दाचीग्राम ये है, यहाँ पे है ही। अच्छा, कमेंट करके बताना कि दाचीग्राम में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं, ब्लैक सी के बारे में पढ़ लेते हैं। चर्चा में तो नहीं था लेकिन तब भी पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा में है, तो यूपीएससी का भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकती है। तो सबसे पहली बात है कि ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री टच होती हैं। सबसे पहले तुर्की होती है, फिर जॉर्जिया होता है, फिर रसिया होता है, फिर यूक्रेन होता है, और रोमानिया होता है, बुल्गारिया होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मालडोवा यहाँ से टच नहीं होता है। ठीक है, यही ऑप्शन में डालेगा। दूसरा, ये ब्लैक सी है, इसको अजोब सी बोलते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है, अजोब सी। ठीक है, सी ऑफ अजोब। और ये सी ऑफ मरमरा है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना ये वाली कौन सी स्टेट है और ये वाली कौन सी स्टेट है। ये हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये आप स्पेशली ध्यान रखना।
और जो महत्वपूर्ण सिटी है यूक्रेन की वो आप ध्यान रखना, ये दोनेत्स्क रीजन है, दोनेत्स्क, ये हमारा कराकिव रीजन है, ठीक है। तो इनको आप, ये हमारा कीव है, ठीक है, ये माल्डोविया है, माल्डोविया ब्लैक सी से नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, इसको पॉज करके एक बार देख लेना। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।